अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों कभी कभी जो चीज हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है वही चीज दूसरे लोगों के लिए जान से भी ज्यादा अजीज होती है। ऐसी एक चीज होती है फिटकड़ी। आज की वीडियो में हम आपको इसी फिटकड़ी के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की औरतों को फिटकड़ी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतें रात को सोने से पहले इस फिटकड़ी का इस्तेमाल क्यों करती हैं, जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खादिमा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकड़ी के इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकड़ी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उस औरत ने अपनी पूरी कहानी कुछ यूं बताई। वो कहती हैं कि मेरा नाम रूबीना है, मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ में हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था और उस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए आया हुआ था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भर ही नहीं गुजरा था कि एक दिन मेरे शोहर ने मुझे अपना सामान बांधने को कह दिया, क्योंकि अब उसके वापसी का वक्त करीब आ गया था। अब उसे सऊदी अरब में वापस जाना था। ये सुनकर मैं सुबह सुबह कर रोने लगी, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरे शोहर ने वापस जाने की बात कह दी। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं अब आपके बगैर यहाँ पर कैसे रहूंगी। तो इस पर वो कहने लगे कि क्या करूं, मजबूरी है मेरी, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपने सामान बांटने का कहकर वो बाजार चले गए। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शोहर तकरीबन 10 किलो से भी ज्यादा फिटकड़ी खरीद कर लेकर आए हैं और लाकर मुझसे कहा कि इसे भी मेरे सामान में मान दो। इतनी सारी फिटकड़ी देखकर मैं तो हैरान रह गई। इसीलिए मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप इसका वहां पर क्या करेंगे। तो ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि मुझे नहीं पता, सऊदी औरतें इस फिटकड़ी का कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम है कि वहां पर इस फिटकड़ी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकड़ी को खरीदने के लिए तड़पती रहती हैं। तकरीबन वहां पर हर सऊदी औरत के घर में फिटकड़ी जरूर मौजूद होती है। इसीलिए मैं जब भी छुट्टी काट कर वापस जाता हूं तो मैं इस फिटकड़ी को जरूर लेकर जाता हूं। मेरे शोहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। खैर फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में ये फिटकड़ी भी रख दी और उसके बाद मैं अपने शोहर से कहने लगी कि आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहां पर अपने पास बुला लेना। इस वक्त मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो कहने लगे कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहां पर जाकर तुम्हें जल्द ही अपने पास बुला लूंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर इस तरह से मेरे शोहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब रवाना हो गए। उसके बाद फिर जब भी उनका फोन आता तो मैं फोन पर जारो कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला ले। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे भी अपने पास सऊदी अरब में बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा था। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब में जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शोहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लेकर आना है। तो ये सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ तो अपने साथ में 15 किलो फिटकड़ी लेकर आना। ये सुनकर मैं तो और ज्यादा हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही तो वो 10 किलो फिटकड़ी लेकर गए हैं और अभी 15 किलो और मंगा रहे हैं। आखिर सऊदी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं। खैर फिर मैं 15 किलो फिटकड़ी साथ में लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मैंने अपने शोहर को जैसे ही देखा तो मैं खुशी से उछल उठी, मगर मेरे शोहर ने मुझसे पहला सवाल यही किया था, क्या कि तुम फिटकड़ी लेकर आई हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी कि उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकड़ी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकड़ी निकाली और उन्हें दे दी। वो फिटकड़ी लेकर न जाने किसको देने के लिए चले गए।
फिर जब वो वापस आए तो उनके पास में बहुत सारे पैसे थे और वो वापस आकर वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ भी पेश आए। इसीलिए फिर मुझे उस फिटकड़ी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला कि वो इतनी सारी फिटकड़ी किसे देकर आए हैं। खैर, उसके बाद में हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं अपने शोहर के साथ में रह रही हूँ। लेकिन फिर जैसे ही एक महीना गुजरा तो मेरा शोहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज्यादा मैं तुझे यहाँ पर नहीं रख सकता, बेहतर यही होगा कि अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं रोती हुई कहने लगी कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ। तो उस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है तेरे यहाँ रहने पर मुझे कितने ज्यादा खर्चा हो रहा है, कितना ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। मेरे पास में घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे, मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का खर्चा भी उठाना पड़ता है। ये सुनकर फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे वापस भेजने की बात मत करें। मेरी ये बात सुनकर मेरा शोहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम यहाँ पर क्या काम कर सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उन्हें कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े तो मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शोहर को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर कोई काम जरूर करूंगी। इसीलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया। मेरी एक महीने में वहां पर काफी ज्यादा पहचान हो गई थी, इसीलिए मुझे एक साथ में 2 अरबी औरतों के घर खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने के अच्छे खासे रियाल मिलने लगे, जिससे मैं आसानी से अपने शोहर के साथ में यहाँ पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। ये सुनकर मेरे शोहर हैरान रह गए और कहने लगे कि मैं तुझे दूसरों के घरों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। उनकी ये बात सुनकर मैं ज़ारो कतार रोने लगी। ये देखकर मेरे शोहर पिघल गए, इसीलिए फिर उन्होंने मुझे यहाँ काम करने की इजाजत दे दी। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन मेरे शोहर दफ्तर जाते वक्त कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना तुम वापस आ जाना। इस पर मैंने भी हाँ कर दी। फिर मेरे शोहर के जाते ही मैंने अपने घर का काम निपटाया और फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर पहुंच गई। वो घर क्या था दोस्तों, वो तो एक आलीशान महल था। मैं तो उनके घर को देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश अखलाक थी। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है, मगर वो बोल नहीं सकती हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पका कर देना है। फिर मैं उनके किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा डब्बा रखा हुआ है, उसमें ढेर सारी फिटकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। इसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शोहर इसीलिए इतनी सारी फिटकड़ी लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही मैंने ये भी सोचने लगी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर दिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहां भी मैंने किचन में बहुत सारी फिटकड़ी को देखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। यहाँ पर मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि इतने में वो अरबी औरत किचन में आ गई और उसने एक फिटकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज कुछ छुपाने वाला था। खैर, यहाँ पर मेरा पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5-6 घंटों में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शोहर के आने से पहले घर भी पहुंच गई। शाम को जब मेरा शोहर घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं।
मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकड़ी को लेकर बहुत परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी का करती क्या हैं। जब मेरे शोहर ने मुझसे गुमसुम सा देखा तो वो पूछने लगे कि तुम्हें हुआ क्या है। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से दोनों ही अरबी औरतों की किचन में फिटकड़ी को देखा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अरबी औरतें इस फिटकड़ी को किस काम में यूज करती हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरा शोहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो अब मैं ही तुम्हें इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें इस फिटकड़ी का क्या करती हैं। अब मेरे दिन यहाँ पर तेजी से गुजरने लगे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी कि तभी मेरे शोहर ऑफिस से घर आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि आज मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देता हूं और तुम्हें उस फिटकड़ी का राज बता देता हूं। लेकिन ये अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि इनका ये राज किसी को पता चले, क्योंकि उनके यहाँ पर इस फिटकड़ी का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है और ये उसे अपने तक ही मौजूद रखना चाहती हैं। फिर मेरे शोहर कहने लगे कि तुम्हें पता है कि हर इलाके में अपने कुछ रस्म रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में अपने टोटके और इलाज भी होते हैं। ये अरबी औरतें जिस तरह से इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, इसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को मालूम चल जाए तो फिर उनके घरों में भी इस फिटकड़ी का ढेर नजर आने लग जाए। मैंने अपने शोहर को घूर कर देखा और कहने लगी कि अब बता भी दो इस राज को। फिर मेरी ये बात सुनकर मेरे शोहर ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने आज तक अपनी 22 साल जिंदगी में इस फिटकड़ी का ऐसा इस्तेमाल कभी ना देखा था। मैंने अपने शोहर से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने अपने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा है जो मेरे साथ में ऑफिस में काम करता है, और ये वही अरबी शख्स है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकड़ी ला कर देता हूँ। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर उसे तैयार किया जाता है, फिर उस तेल को तकरीबन 2 महीनों तक रख दिया जाता है। फिर उस तेल में फिटकड़ी को भिगो कर रख दिया जाता है। फिर ये अरबी औरतें रोज रात को इस फिटकड़ी और तेल को इस्तेमाल करती हैं। ये अरबी औरतें हर रात अपने पेट में और अपनी नाक में इसे लगा लेती हैं, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ पर औलादे नरीना पैदा होगी, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा ही पैदा होगा। ये बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी, ऐसा मैंने पहली बार सुना था। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अरबी औरतें इस बात को इतने ज्यादा छुपा क्यों रही हैं। तो ये सुनकर मेरे शोहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर ये अरबी औरतें इसे छिपाकर नाक रखें तो इनका ये अमल कामयाब नहीं होता, इसीलिए वो इसे सबसे छुपाती रहती हैं। ये सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में अपने शोहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकड़ी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी ये बात सुनकर वो हंस पड़े और कहने लगे कि बस मुझे औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी ये सोच देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक उन दोनों अरबी घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामला हो गई हैं। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने लगी थी। फिर यहाँ पर हैरत की बात ये हुई कि उन दोनों ने बेटों को ही जन्म दिया, यानी कि उन दोनों के यहाँ अरबी औरतों के यहाँ बेटे ही पैदा हुए। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में काम कर गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी, लेकिन मैंने कोई फिटकड़ी और तेल का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी झोली में बेटा ही डाल दिया। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हैं कि अपने तौर तरीकों से बेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं। अरबी औरतें भी कुछ ऐसे ही टोटके इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि मैं इस बात को तो नहीं जानती कि सऊदी अरब में कितनी औरतें इस फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा ज्यादातर अरबी औरतों के घरों में फिटकड़ी मौजूद होती है। दोस्तों,
क्या आप भी बेटा हासिल करने के लिए इस तरह के कुछ टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपने भी अरबी औरतों के इस फिटकड़ी वाले टोटके के बारे में पहले सुन रखा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।